गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य पुस्तक का पाठ है उषा कविता, और जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता और कवि शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय और कविता का अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज अपन इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब अपन पढ़ेंगे उषा कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, और इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो पहला प्रश्न है, उषा कविता में है सूर्योदय का वर्णन, सूर्यास्त का वर्णन, बादलों का शब्द चित्र, सवेरे की लालिमा का वर्णन। तो उषा कविता में सवेरे की लालिमा का वर्णन है। किसका वर्णन है? सवेरे की लालिमा का वर्णन है। जादू टूटता है उषा का, में जादू का अर्थ है तमाशा, खेल, आकर्षण, भौर का दृश्य। तो जादू टूटने से तात्पर्य है आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, भौर का आकाश किसके समान नीला था? भौर का आकाश बहुत नीले शंख के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ शोका क्यों कहा है? नीले आकाश में भौर के हल्के सफेद प्रकाश के मिल जाने पर राख जैसा रंग दिखाई देने के कारण कवि ने उसे राख से लिपा शोका बताया है। उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू टूटने का तात्पर्य है सूर्य उदय होते ही आकाश में दिखाई देने वाला उषा का मनमोहक दृश्य समाप्त हो गया है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, लाल केसर तथा लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा की लालिमा के आकर्षक दृश्यों को पाठकों को के हृदय में उतारने के लिए कवि ने दो सुपरिचित उपमानों को चुना है। लाल केसर से बना रंग भी उषा की लालिमा जैसा ही होता है। यदि उससे काली सिल को धो दिया जाए तो आकाश में उषा की लालिमा के दृश्य का आभास कराया जा सकता है। इसी प्रकार स्लेट का रंग भी काला होता है, उस पर यदि लाल खड़िया यूं चौक मल दिया जाए तो भी उसके माध्यम से काले या नीले आकाश में उषा की लाली को मन के पट पर उतारा जा सकता है। इन दोनों उपमानों में कवि ने उषा काल के जादू को पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उषा कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? कवि शमशेर बहादुर सिंह हिंदी कविता के प्रयोगवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। 1943 में जो प्रयोगवाद की शुरुआत हुई थी, उन प्रयोगवाद कवियों में शमशेर बहादुर सिंह का प्रमुख स्थान है। उषा कविता में प्रकृति चित्रण में कवि के कुछ नए प्रयोग दिए हैं। इस कविता में निहित संदेश यही है कि कवि परंपरा से हटकर नवीन उपमानों के प्रयोग पाठकों की प्रकृति के प्रति रुचि बढ़ाना चाहता है। कवि ने पाठकों के साथ ही कवियों को भी चुनौती में संदेश दिया है कि वे परंपरा से हटकर प्रकृति के प्रति लोगों का अनुराग जगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता क्या है? शमशेर एक प्रयोगवादी कवि है। उन्होंने कविता की शिल्प कला पक्ष में नए नए प्रयोग करने में आनंद आता है। कविता उषा में भी कवि ने भौर के प्रतिपल बदलते दृश्यों को शब्दों में बांधने के लिए नए नए उपमानों का प्रयोग किया है।
प्रातःकालीन आकाश को नीला शंख, राख से लिपा हुआ गीला शोका, काली सिल पर लाल केसर, लाल खड़िया चौक से मली स्लेट तथा नीले जल में झिलमिलाते गौर वर्ण शरीर जैसे नए उपमानों से प्रस्तुत किया है। अतः उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता उसमें नवीन बिंब योजना है। अब निम्नतम का प्रश्न आता है, शमशेर बहादुर सिंह की उषा का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। उषा कविता का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। भोर होने को है, गहरा नीला आकाश एक विशालकाय नीले शंख जैसा लग रहा है। नीले शंख में भोर का धुंधला प्रकाश ऐसा लगता है जैसे वह राख से लिपा गया शोका हो, जो अभी क्या है, गीला है, अथवा यह आकाश एक विशाल काली सिल है जिसे लाल केसर के जल से धो दिया गया है। यहाँ नीले आकाश में उषा की यह लालिमा ऐसी लगती है मानो स्लेट पर लाल खड़िया या चौक मल दिया गया हो, अथवा यह नीले जल में झिलमिलाती किसी रमणी या सुंदरी का गोरा शरीर है जो लहरों के जल में हिलता दिखाई दे रहा है। लो अब सूर्य उदय हो रहा है, धीरे धीरे ये मनमोहक भोर का दृश्य अदृश्य होता जा रहा है। तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक भी कर ले। अब पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर उषा कविता पाठ के। भोर के समय आकाश है कैसा? भोर के समय का आकाश है नीला। कवि ने लाल केसर का है, केसर की क्यारी को, लाल फूलों को, उषा की लालिमा को, सिल के रंग को। तो कवि ने लाल केसर का है उषा की लालिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उषा कविता में कवि ने स्लेट का है। स्लेट किसको का है? भोर के आकाश को, धरती को, बच्चों के लिखने की स्लेट को, चौके को। तो इसका है भोर के आकाश को। कवि ने नील जल में गोर झिलमिल देह का वर्णन किया है, हिलते हुए सरसों के फूलों का, नीले जल में नहाती गोरी स्त्री का, नीले आकाश में छाए पीले प्रकाश का, प्रातः के धुंधले प्रकाश में दूर जलती आग का। तो कवि ने नील जल में गोर झिलमिल देह का वर्णन किया है, नीले आकाश में छाए पीले प्रकाश का ग होगा। उषा कविता की प्रमुख विशेषता है भोर के नभ का वर्णन, अलंकार की योजना, नवीन बिंब योजना, भाषा शैली। उषा कविता की प्रमुख विशेषता है नवीन बिंब योजना। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर में प्रश्न आते हैं, उषा कविता के रचयिता कौन है? उषा कविता के रचयिता कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। उषा कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? उषा कविता में कवि ने भोर के आकाश का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन आकाश का रंग कवि को कैसा लगा? उत्तर होगा प्रातःकालीन आकाश का रंग कवि को बहुत नीले शंख जैसा लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख से लिपा हुआ शोका कवि ने किसे बताया? कवि ने राख से लिपा शोका भोर के समय के आकाश को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल केसर से धुली काली सिल में किस दृश्य का चित्रण है? इस पंक्ति में भोर के नीले आकाश में छाए उषा के लाल शुभ्र प्रकाश का चित्रण है। लाल खड़िया चौक से मली गई स्लेट, इस पंक्ति में लाल खड़िया और स्लेट किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर होगा लाल खड़िया उषा की लाली के लिए और स्लेट आकाश के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा कविता में नील जल से किसकी तुलना की गई है? कविता में नील जल से नीले आकाश की तुलना की गई है। गोर झिलमिल देह द्वारा किस दृश्य का चित्रण हो रहा है? चित्रण हुआ है गोर झिलमिल देह द्वारा
सूर्योदय के पूर्व आकाश में सारे प्रकाश के दृश्य का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उषा काल का जादू भरा दृश्य कब और क्यों अदृश्य हो गया? उषा कालीन दृश्य सूर्योदय के कारण अदृश्य हो गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होने पर उषा की लालिमा समाप्त हो गई और पीला प्रकाश भी नहीं रहा। उषा कविता में प्रकृति चित्रण की कौन सी विशेषता सामने आई है? उषा कविता में कवि के द्वारा प्रस्तुत नवीन बिंब योजना द्वारा प्रकृति के दृश्यों को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भोर और उषा के ऐसे दृश्य कहां देखने को मिल सकते हैं? ऐसे दृश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नगरों के बहुमंजिली भवनों ने ऐसे दृश्यों का दर्शन दुर्लभ बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शमशेर बहादुर सिंह काव्य रचना के क्षेत्र में किस लिए विख्यात है? शमशेर ने अपनी रचनाओं में बिंब विधान या शब्द चित्रों के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए हैं। उनको प्रयोग धर्मी कवि भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इनको प्रयोग धर्मी कवि कहा जाता है। किसको? शमशेर सिंह बहादुर को, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है प्रयोग धर्मी कवि। उषा कविता में आए अलंकारों का उल्लेख कीजिए। उषा कविता में उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का अधिकतर प्रयोग हुआ है। उषा कविता में प्रस्तुत किसी घरेलू बिंब का उल्लेख कीजिए। एक घरेलू बिंब शब्द चित्र है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ शौका अभी गीला पड़ा है। ये घरेलू बिंबों का प्रयोग इन्होंने इस कविता में किया है। अब लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है, प्रातः के नभ को बहुत नीला शंख जैसा बताकर कवि आकाशीय दृश्य की क्या विशेषता बताना चाहता है? कवि इस कविता में ग्रामीण क्षेत्र के दूर दूर तक दर्शनीय आकाश के प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। भोर के समय सूर्योदय से पहले धुंधलके में आकाश गहरा नीला या काला सा प्रतीत होता है। इस रंग में भोर के हल्के उजास का भी मिश्रण रहता है। अंततः इसमें एक बहुत हल्की सी दमक भी होती है। कवि ने इसी कारण बहुत नीला शंख जैसा बताया है। शंख में एक प्राकृतिक दमक देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोर के आकाश के लिए कवि ने राख से लिपा शौका अभी गीला पड़ा है उपमान का चुनाव क्यों किया? अपना मत लिखिए। उत्तर इस प्रकार होगा, ग्रामीण घरों में आज भी रसोई घर को शौका कहा जाता है और उसे फर्श को गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है। ताज़ा पीला हुआ फर्श गीला रहता है। कवि ने इस घरेलू और सुपरिचित बिंब में थोड़ा सुधार करके उसे राख से लीपा बताया है। नीले आकाश में भोर के हल्के प्रकाश का मिश्रण उसे राख जैसा रंग वाला बना रहा है। इसी कारण कवि ने उसे राख से लीपा हुआ शौका कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। इस पंक्ति की काव्यगत विशेषताओं का परिचय कराइए। उत्तर होगा, इस पंक्ति में कवि ने एक सर्वथा नए घरेलू बिंब द्वारा उषाकालीन आकाश का वर्णन किया है। सामान्य घरों में आज भी मसाला चटनी आदि पीसने के लिए सिल का प्रयोग होता है। पीसने के पश्चात सिल को धो दिया जाता है, किंतु प्रातः के आकाश के गहरे नीले रंग में उसकी लालिमा छिटकी हुई है। कवि ने आकाश को काली सिल और लालिमा को लाल केसर मिश्रित जल माना है, जिससे सिल को धोया गया है। इसके अतिरिक्त भाषा की सरलता और लाक्षणिकता तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी इस पंक्ति की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्लेट पर यहाँ लाल खड़िया मल दी हो किसी ने। इस पंक्ति द्वारा कवि ने प्रातःकाल के किस दृश्य को बिंब साकार किया है? स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति द्वारा कवि ने भोर के नीले काले आकाश में छाई हुई उषा की लालिमा के दृश्य को एक बिल्कुल नए बिंब द्वारा हमारे मन पर साकार किया है।
आकाश काला है और स्लेट भी क्या है, काली है। आकाश में उषा की लालिमा छाई हुई है और काली स्लेट पर लाल खड़िया या चौक मल दिया गया। इस प्रकार कवि ने भोर के आकाश के लिए इस नए उपमान की सृष्टि की है। उपमेय और उपमान की समानता से हमें कवि द्वारा देखे गए भोर के दृश्य की प्रत्यक्ष जैसी अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीले जल में झिलमिलाती गौर वर्ण देह का प्रयोग किस दृश्य के लिए किया है। इस बिंब में नीले जल आकाश का प्रतीक है। आकाश में सूर्योदय से पूर्व का पीला प्रकाश गौर वर्ण देह कहते शरीर द्वारा व्यक्त किया गया है। नीले जल में स्नान करती हुई गौर वर्ण सुंदरी का झिलमिलाता शरीर बताकर इस बिंब द्वारा सूर्योदय पूर्व के आकाशीय दृश्य को प्रस्तुत कर रहा है। उषा कविता में प्रयुक्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उषा कविता में प्रयुक्त दो प्रतीकों को छांटकर बताइए कवि ने उनका प्रयोग क्या बताने के लिए किया है। दो प्रतीक ये है, आप कोई भी और ले सकते हो। पहला है राख से लिपा हुआ शौका, अभी गीला पड़ा है। इस प्रतीक का प्रयोग कवि ने आकाश का रंग बताने के लिए किया है। भोर के समय का बहुत हल्का सा प्रकाश नीले आकाश से मिलाकर राख जैसे रंग वाला लग रहा है। प्रकाश की मात्रा बहुत कम होने से वह गीली राख जैसा प्रतीत हो रहा है। दूसरा, लाल केसर से धुली काली सिल, इस प्रतीक का प्रयोग गहरे नीले आकाश में उषा की लालिमा के दृश्य का बोध कराने के लिए किया गया है। आकाश काली सिल है और लाल केसर से धुला होना उषा की लाली के लिए प्रयुक्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उषा का जादू क्यों टूट गया, स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उषा का जादू क्यों टूट गया है। उषा के समय आकाश में मनमोहक लालिमा छाई हुई थी। ज्यों ज्यों सूर्योदय का समय निकट आ रहा था, आकाश का रूप पल पल में बदल रहा था, लाल से पीला हुआ और फिर सूर्य का उदय होते ही आकाश में श्वेत प्रकाश छा गया। सूर्य के इस प्रखर प्रकाश में उषा का मन परे जादू करने वाला दृश्य ही अदृश्य हो गया। इस प्रकार उषा का जादू टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवि शमशेर बहादुर को प्रयोग धर्मी कवि कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के आधार पर इस कथन पर अपना मत लिखना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रयोग धर्मी कवि क्यों कहा जाता है। प्रयोग धर्मी का अर्थ है यहाँ आशय है जो अपनी रचनाओं में नए नए प्रयोग करे। शमशेर एक प्रगतिशील सोच वाले कवि हैं। उन्होंने परंपरा से हटकर अपनी कविता में शिल्प संबंधी नए प्रयोग किए। उषा कविता का विषय प्रातःकालीन आकाश के दृश्यों का वर्णन है। कवि ने घरेलू बिंबों के माध्यम से इस दृश्य का अंकन किया है। आकाश को नीला शंख, राख से लिपा शौका, लाल केसर से धुली सिल और लाल खड़िया चौक से मली हुई स्लेट, ये सभी प्रयोग किए हैं। अन्य कवियों ने भी प्रातःकाल के वर्णन किए हैं, लेकिन शमशेर का ये बिंबिदाद सबसे अलग है, इसलिए इनको प्रयोग धर्मी कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रातःकालीन आकाश के रंग को व्यक्त करने के लिए कवि ने किन किन उपमानों का प्रयोग किया है, लिखिए। अब इस कविता में प्रातःकालीन आकाश को रंग को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से उपमान काम में लिए हैं। कवि ने निरंतर रंग बदलते हुए प्रातःकालीन आकाश के लिए भिन्न भिन्न और उपयुक्त उपमान चुने हैं। सर्वप्रथम कवि ने उसके लिए बहुत नीले शंख का उपमान प्रयोग करता है। इसके पश्चात भोर के नभ को गीली राख के रंग वाला बताता है। इसके लिए उसने राख से पुते शौके के उपमान बताया है। तीसरा उपमान बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुली। चौथा उपमान आकाश के स्लेटी रंग के लिए है, स्लेट पर यहाँ लाल खड़िया चौक मल दी गई हो। और अंतिम उपमान है नील जल चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उषा कविता का विषय क्या है, यहाँ काव्य क्षेत्र क्या है, कवि ने अपनी बात किस शिल्प द्वारा कही है। उषा कविता का विषय भोर के आकाश के पल पल बदलते प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करना है।
कवि ने प्रातः के इन दृश्यों को पाठकों तक पहुंचाने के लिए कुछ नए बिंबों को सुना है। कवि ने प्रतीकात्मक वर्णन शैली के द्वारा आकाश के कुछ घरेलू बिंब प्रस्तुत किए हैं। यह कवि के काव्य की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उषा कविता का प्रतिपाद्य अर्थात उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है और प्रेरणा क्या है, लिखिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। उषा एक प्रकृति चित्रण करने वाली सरल, सहज, नवीन, भावोत्तेजक कविता है। क्या है? उषा कविता प्रकृति चित्रण करने वाली सरल, सहज, नवीन, भावोत्तेजक मतलब भावनाओं को उत्तेजन करने वाली कविता है। कवि का उद्देश्य कविता के माध्यम से जहां ग्रामीण परिवेश में उपस्थित उषा काल के प्राकृतिक सौंदर्य से पाठकों को परिचित कराना है, वहीं अपने नए नए शिल्पगत प्रयोगों से समकृत करना भी है। कवि का यह बिंब विविध बिंबों से सजा प्रकृति चित्रण हमें प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा भी देता है। ग्रामवासी तो नित्य ही प्रकृति की मनमुग्धकारी जादुई झांकियां देखते रहते हैं। कवि ने विशेष रूप से नगर और महानगरवासियों को प्रकृति प्रेम की प्रेरणा दी है। कवि शमशेर ने उषा कविता में विविध रंगों की रंगोली सजाई है। इस कथन पर अपना मत लिखिए। उषा कविता वैसे तो प्रकृति के मनमोहक सौंदर्य का एक सुपरिचित दृश्य प्रस्तुत करती है, किंतु इस छोटे से चल चित्रण द्वारा कवि शमशेर ने सटीक शब्दावली का चुनाव करते हुए विविध प्राकृतिक रंगों की एक सुंदर रंगोली सी सजा दी है। कविता में नीले शंख जैसा बहुत नीला रंग है, खाकी या गीली राख जैसा रंग है, बहुत काला और काले लाल रंग का मिश्रित रंग भी है। कविता में स्लेटी और लाल रंग का मिश्रित आभास भी है। अंत में कवि ने नीले रंग के बीच झिलमिलाते पीले रंग को भी रंगोली में स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा नवीन बिंबों उपमानों का जीवंत दस्तावेज है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जीवंत दस्तावेज कैसे है? उत्तर होगा, हिंदी में प्रयोगवाद कविता का युग आया तो कवियों ने परंपरा से चले आ रहे बिंब विधान और उपमानों के स्थान पर नए नए बिंबों और उपमानों का प्रयोग किया। कवि शमशेर को भी प्रयोगधर्मी कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित उनकी कविता उषा उनके नए प्रयोगों को प्रस्तुत करती हैं। उषा कविता में कवि ने भोर के दृश्य को चित्रित करने के लिए आकाश को नीला शंख, राख से लिपा हुआ शौका, लाल केसर से धुली काली सिल, लाल खड़िया से मली हुई स्लेट तथा नीले जल में हिलती किसी की गोरी देह बताया है। ये सभी बिंब और उपमान नए प्रयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी है किसी ने। उषा कविता की यह पंक्ति बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालती है। कैसे? उत्तर इस प्रकार होगा कि बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चों के मनोविज्ञान पर ये किस प्रकार प्रकाश डालती हैं। पहले बच्चों को लिखना, गणित के प्रश्न हल करना आदि सिखाने के लिए स्लेट का प्रयोग होता था। लिखे को मिटाकर बच्चे बार बार स्लेट का प्रयोग कर सकते थे। कभी बच्चे खेल खेल में भी स्लेट पर मनचाही आकृतियां बनाकर खुश हुआ करते थे। कवि द्वारा उषा कविता में स्लेट संबंधी उपमान बच्चों के मनोविज्ञान की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा, बिंब और लय का सुंदर मेल उषा को अत्यंत आकर्षक बनाता है, उषा कविता को आकर्षक बनाता है। इस कथन पर अपने विचार लिखना है। उत्तर होगा, उषा कविता में कवि ने अपने बिंबों को पाठकों तक पहुंचाने के लिए सटीक शब्दावली का प्रयोग किया। नीला शंख, राख से लिपा शौका, लाल केसर से धुली सिल, लाल खड़िया मली स्लेट, नील जल में झिलमिल गोरी देह, ये सभी शब्द समूह पाठक के अंतर मन परे एक स्पष्ट शब्द चित्र अंकित करते हैं। कवि ने बिंबों की चुनाव भी हमारे नित्य जीवन घरेलू उपकरणों से किया है। इसके साथ ही अतुकांत हुए भी कविता में एक अंतर्निहित लय का आभास होता है। इस प्रकार कवि ने भाषा, बिंब और लय को आकर्षक संगम प्रस्तुत किया है।
अगला प्रश्न आता है, निम्नात्मक है, उसको अच्छी तरह से देख लेना। कविता ने किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह को गतिशील शब्द चित्र है? तो उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। कविता में प्रयुक्त उपमानों को देखकर यह बात सुनिश्चित ढंग से कही जा सकती है, भोर के नीले आकाश के लिए राख से लिपा हुआ गीला चौका, केसर से धुली काली सिल तथा लाल खड़िया शौक मली हुई स्लेट आदि उपमान प्रयुक्त हुआ है। राख से लिपा चौका रसोईघर तथा काले रंग की सिल अर्थात मसाला पीसने का पत्र ग्रामीण जीवन के लिए गए उपमान है। शहरी जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है। स्लेट पर शौक से गांव के बच्चे लिखते हैं, शहर के नहीं। शौक से लिपा जाना, सिल पर मसाला पीसा जाना, बच्चों द्वारा स्लेट पर लाल खड़िया मला जाना में एक क्रम है। इस कारण भोर का यह चित्र ग्रामीण जीवन से संबंधित तथा गतिशील है। तो विद्यार्थियों, आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करें। धन्यवाद।